रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। किसी शायर ने कहा है कि मेरे बालों पर शिकस्ता सजा हौसला शिकन उसका करम के कुव्वत परवाज़ पर। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इंतहाई नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और सबक के दर्जे में उन तमाम सियासी पार्टियों के अहकाम और रुफ़क़ा और शहर के सियासी समाजी तालीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार और शहर की आवाम ने मुझे 2009 से 14 तक का मौका दिया था। उसके बाद भी उन्होंने मुझे दोबारा 2019 से आगे काम करने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी और अपने मुआविन व मददगार की शुक्रगुज़ारी के बाद हमारी रियासत के जो हालात हैं वो आपको पता है। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो सूरत हाल ऐसी थी कि जिन दो पार्टियों ने मिल कर के इलेक्शन लड़ा था उनमें इख्तिलाफ हुआ और दोनों पार्टियाँ अलहदा हो गई और सरकार खतरे में पड़ गई। सरकार बनना खतरे में पड़ गया और हालात इस तरह के समझ में आने लगे जैसे हमारे महाराष्ट्र में सद्र राज नाफिज हो गया। 2-3 महीनों के बाद फिर जो है सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला जो साल था जिन हालात से गुजरे हम लोग आपको पता है कि सरकार बनने के बाद हमारा सूबा ही नहीं और हमारा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से दो चार रही। सरकार के पास कुछ पैसा नहीं था और वो 2 साल जिस अंदाज में गुजरे हैं शहर का एक एक शख्स जानता है। इंतहाई नागुफ्ता हालात में शहर की नुमाइंदगी करते हुए हमने कोरोना जैसे मौके पर अपनी जान जोखिम में डाल करके नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की हद तक महदूद कोशिश की। कोरोना जैसी बीमारी से मैं खुद भी दो चार हो गया था और अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। हालात कुछ इस तरह के थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। रमज़ान का पूरा महीना इन्हीं हालात में गुजरे। मस्जिदें बंद थी। हमने कोशिश की मस्जिदों में पंजवक्ता बाजमात नमाज हो और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और दूसरे लॉकडाउन के अंदर हमने ये सब कुछ होने नहीं दिया और पूरा मुल्क हमारा पूरा ज़िला बंद था। लेकिन मालेगांव में सेंट्रल हल्का अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा मामूल के मुताबिक चलता रहा। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। तो मैं शुक्रगुज़ारी के बाद ये बताना चाहता हूँ कि पहला 2-2.5 साल हमारा इस तरह का गुजरा कि 2 साल कोरोना के नज़र हो गए। सरकार का जो 6 महीना था उसमें हमने अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए जो कुछ भी काम और फंड हमने मंजूर करवाए थे वो प्रोसीजर के एतबार से चल ही रहे थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और उसके गिर जाने के बाद नई सरकार जब बनी तो उसने पिछली सरकार के तमाम फैसलों पर स्टे कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा साल भी हमारा यूँ समझ लीजिए कि कोरोना की नज़र हो गया। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये आज तक हमारी सरकार को कोरोना लगा हुआ है। ये 4था साल है सियासी तौर पर जो उठापटक चल रही है और जिन नामुसाइद हालात से हमारा सुबह गुजर रहा है आपको पता है। लटकती हुई तलवार है, किसी भी वक्त गिर सकती है और क्या हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको इस बात का अंदाज़ा है। इसलिए हम पिछले 3 सालों का हिसाब तो हम 5 साल के साथ देंगे। आपके सामने इस आखिरी 4था जो साल है उस ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि 365 दिनों में हमने 366 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड मंजूर करवाया, जिसमें से 20% से ज़्यादा काम वजूद में आ चुके हैं और बकिया काम जो है प्रोसीजर में है और इंशाअल्लाह जल्द ही उन तमाम कामों का आगाज़ होगा, वो बाय प्रोसीजर होगा।
आज इस मौके पर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में अपने तमाम मुशीरों के साथ, अपने तमाम मुआविनों के साथ हम शहर को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिली। मुझे जो फ़ंड मिला है, ये फ़ंड आप समझ लीजिए कि नगर विकास से कुछ फ़ंड मिला है, कुछ फ़ंड मुझे जो है नगर उत्थान से मिला है, कुछ फ़ंड जो है डीपीटीसी से मैंने लिया है और कुछ काम मैंने कारपोरेशन से मंजूर करवाए। ऐसे 4 डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 366 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी, फ़ंड की मंजूरी मैंने हासिल की है। 20% काम जैसे मैंने बताया कि हो चुके हैं, बकिया काम जो है प्रोसीजर में है, इंशाअल्लाह वो होंगे। 145 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, करवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन का, जिसका हमने मुतालबा पहले साल में उस वक्त के मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को उसी वक्त जो है सिफारिश कर दी थी, मिनिस्ट्री उनके पास थी, लेकिन उसको मंजूर होते होते कई साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज इस मोड़ पर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस ताल्लुक से टेंडर निकलेगा और जिन कंपनियों को काम करना होगा वो लोग टेंडर भरेंगे। एक बड़ा फंड तकरीबन 146 करोड़ रुपये का जो बाईपास हाईवे का काम है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, कुछ जो है सर्विस रोड बननी है और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनने हैं जो 13 चौकुल्ली से लेकर के 40 गाँव फाटे तक 146 करोड़ रुपये का ये काम होगा, मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है, वो काम भी होगा। इसके अलावा हर साल, पहले साल मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, दूसरे साल 3 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे साल में 5 करोड़ रुपया मिला। ये आमदार निधि का काम है। और इसी तरह नगर विकास से जो फंड मिला है और नियोजन समिति से जो फंड मिला है, नगर उत्थान से जो फंड मिला है, उस सिलसिले के कामकाज का ये सिलसिला चल रहा है। 28 करोड़ रुपये का काम हमने कारपोरेशन से मंजूर करवाया। एक तो आगरा रोड का जो तीसरा फेस है, तकरीबन ये नेशनल कंपाउंड में फरहान हॉस्पिटल से लेकर के दरेगांव नाके तक का काम, वो काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपये का काम हमने वो कारपोरेशन से मंजूर करवाया। और इसी तरह पिछला जो मुहर्रम था, आशूरे मुहर्रम को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के जो पूरा हमारा उस पवारवाड़ी का रोड पानी से भरा हुआ था, कमिश्नर को बुला करके उस पूरे रास्ते पर गंदे पानी में जिस तरह लोग चलने पर मजबूर थे, कमिश्नर को साथ में ले करके उस पूरे इलाके का मैंने दौरा करवाया था, जिसमें कुछ जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी गंदे पानी की निकासी के लिए और इसी तरह वहाँ रोड बनना था। तो उस वक्त के जिम्मेदारान के सामने, बस्ती के लोगों के सामने कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये काम मैं करवा करके दूंगा। तो 8 करोड़ रुपये का वो फंड कारपोरेशन से मंजूर हुआ और उससे पहले फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और वहाँ से फिर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक ये 3 करोड़ रुपये का काम, सीमेंट रोड का काम मैंने डाला है और अपने कारपोरेशन से 8 करोड़ रुपये का काम मंजूर करवाया। और साल भर पहले की बात है, जिन लोगों ने दरमियान में धरना किया, मुतालबा किया, तो उनको जो है सिटी इंजीनियर ने राइटिंग में दी और कारपोरेशन में जो है कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया कि ये काम मुफ्ती साहब की कोशिशों से मंजूर हुआ है। इस तरह की बात आप लोगों के इल्म में होगी। इस 1 साल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मंजूर हो चुका है उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ और इसके अलावा जिन कामों के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें अब्दुल अजीज़ कल्लू स्टेडियम के लिए हमने जो प्रोग्राम डाला है, हमने जो कोशिश की है और इस सिलसिले में काम जिस तरह आगे बढ़ रहा है,
आज जो है 2 करोड़ रुपए का फंड नियोजन समिति की तरफ से मंजूर हुआ है, जिसमें 80 बाई 100 पर इंडोर स्टेडियम बनेगा, जॉगिंग ट्रैक, 3.5 करोड़ रुपया। 3.5 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है उसमें जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है और लाइटिंग है। मल्टीपर्पज़ एक हॉल हमने बनवाने की कोशिश की है। इसके अलावा मज़ीद कामों के लिए हमने जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी है। आगे इंशाअल्लाह उसका फंड आएगा, मंजूरी मिलेगी और वो काम होगा। 4 साल मुकम्मल होने पर हमने ये चाहा कि हम अपनी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने और आप हज़रात के तवस्सुत से अहलियान शहर, जिन लोगों ने हम पर एतमाद करके 1,17,18,000 वोटों से नवाजा, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को सामने रख करके हम इस बात की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करें। अगर सरकार की ये कोरोना के हालात नहीं आते और सरकार ने ये तीसरे साल में सरकार का गिरना और चौथे साल में फिर 2 पार्टियों का 2 टुकड़े होना और नई सरकार का बनना और मौजूदा सरकार पर भी लटकती हुई तलवार है, ऐसे नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला का करम था कि AIMIM से चुनकर आने के बाद तमाम पार्टियां इसकी मुखालफत करती और तमाम पार्टियां हम जैसे लोगों को अपनी पॉलिसी के पेश नज़र कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह का करम रहा और आप हज़रात की अहलियान शहर की दुआ रही कि हमने इस चौथे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया है, माजी में शायद किसी MLA ने 1 साल में इतना काम किया और इतने काम और इतने फंड की मंजूरी करवाई। अगला 1 साल बाकी है और उस साल के लिए हमारी जो पेशबंदी है और आइंदा साल के लिए हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, उस प्रोग्राम के पेश नज़र हम ये चाहेंगे कि अहलियान शहर दुआ करें। उनकी दुआओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की जो परेशानियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ MPSL के ज़रिए जो फ्रेंचाइजी है, हमें ये उम्मीद और तवक्को थी कि भिवंडी जैसे शहर के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनी के आने के बाद जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बिजली कंपनी का जो मामला है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है। हमारी कोशिश ये है कि ये तमाम बिजली का जो निज़ाम हो वो दुरुस्त हो और अगर बिजली का ये निज़ाम कंपनी दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कंपनी दस्तबरदार हो जाए और मालेगांव से रुखसत हो जाए। हम अपना मसला सरकार से लड़ भिड़ करके हल करेंगे। और इसी के साथ पावर लूम सनत पर जब हालात आए तो पावर लूम तंजीमों के जिम्मेदारान को ले करके हमने नुमाइंदगी की। जब ऑनलाइन ये सब्सिडी ख़त्म होने वाली थी कि बिजली सरकार की तरफ से बिजली पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी ख़त्म होगी और फिर उसके लिए जो है ऑनलाइन जो है लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तो मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी, संघर्ष सब कमेटी और इस तरह की जो भी कमेटियां थी, उनके जिम्मेदारान को ले जा कर के उस वक्त के मिनिस्टर से हमने बातचीत की और सब्सिडी का वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ। आपको याद होगा नागपुर अधिवेशन में हमने इस बात की कोशिश की थी कि पर यूनिट कोई एक रेट तय हो जाए तो ₹1.80 पर यूनिट साफ़ी इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार के गिर जाने की वजह से वो मामला भी पेंडिंग में चला गया। स्पिनिंग मिल के ज़िम्मेदारों की तरफ से स्पिनिंग मिल के जो मुतालबात थे वो वक्त लेकर के मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल और इसी तरह महाराष्ट्र भर के स्पिनिंग मिल के जिम्मेदारान की मीटिंग लगी थी। उसमें हमने अपने मुतालबात रखे थे। पिछले हफ्ता जो है कैबिनेट के अंदर मंजूरी ये हुई कि स्पिनिंग मिल वालों पर जो कर्ज है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, जो ब्याज लगता है बैंक का, 5 साल का ब्याज सरकार भरेगी। पिछले हफ्ते कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। और कोरोना के टाइम के अंदर हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर 20 KL का एक टैंक लगवाया। इसी तरह जो है हमने 500 सिलेंडर की मांग की थी, जिसमें से 300 सिलेंडर आए थे। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर
हमने कोशिश की कि वो सारी सहूलतें दस्तियाब हो जो सिविल हॉस्पिटल में होती, इसमें डिजिटल एक्सरे की मशीन आई, इसी तरह जो है डायलिसिस की मशीनें भी हैं, इसी तरह सोनोग्राफी की मशीन है और सीटी स्कैन है। ये मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह शहर में आ गई। हमारी कोशिश ये है कि अब जो है अगली जो एक बड़ी ज़रूरत है हमारे सिविल हॉस्पिटल की, एमआरआई की मशीन वहाँ आए। हमने इस सिलसिले में पिछली महाविकास अघाड़ी में राजेश टोपे साहब से हमने मुतालबा किया था, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था और हमारे लेटर के ऊपर उन्होंने इंडोर्समेंट भी दिया था, लेकिन सरकार गिर जाने की वजह से वो मामला पेंडिंग हो गया। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में सिविल हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई की मशीन भी हम लाएं, ताकि मालेगांव शहर की जो आवाम है और इस तरह जो है परेशानियां होती है एमआरआई के ताल्लुक से, वो परेशानियां भी ख़त्म हो जाए। आइंदा के हमारे ये अज़ाइम हैं और TRSS के तहत मरकज़ी सरकार ने महाराष्ट्र को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये बिजली की ताल्लुक से दिया है। हमारी कोशिश ये है कि उस सिलसिले में नासिक ज़िले को जो फंड मिलना है उसमें से मालेगांव को एक बड़ा हिस्सा मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जो इरादे और अज़ाइम है उसका हमने इज़हार किया और जो काम हमारे मंजूर हो चुके हैं और फंड भी मंजूर हो चुका है, उन कामों की जल्द से जल्द तकमील हो, इस बात की हम लोग कोशिश करें। पर एक काटते हुए नारा लगा करके मुफ्ती साहब कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस बारे में क्या जवाब देंगे? उसी वक्त मैंने उनको टोक दिया था हाँ कि शहर के लोगों ने हमें इसलिए चुन करके नहीं दिया है कि हम कुछ न करें। लोगों की बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता है, इसलिए जिसने ये नारा लगाया था उसने उसी मौके पर वक्त टोक करके हमने रोक दिया था कि लोगों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम काम करें, लोग हमारा साथ। सर, तालीमी शोबे से आप क्या करने वाले हैं आगे? साबिक रुकन असम्बली ने उर्दू घर जैसे तामीर करवाया, आपके क्या एक साल है अभी? एजुकेशन लाइन से अभी तकरीबन मेरी जो कोशिश चल रही है उसमें मालेगांव में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, अगर उनका वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड करवाना है और इसी तरह कमरों की कमी है तो कमरे तामीर करवा करके देने हैं। और मालेगांव के अंदर जनरल जो असातिज़ा की भर्ती होती है वो जनरल में जितने लोग होना चाहिए वो है। अब उसमें SC ST को दे करके जो रिजर्वेशन है वो टीचर्स कारपोरेशन को प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं मिल रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि उस रिजर्वेशन कोटे को जनरल कोटे में ट्रांसफ़र किया जाए या तब्दील किया जाए और जनरल कोटे से जो है मालेगांव प्राइमरी स्कूलों में नए असातिज़ा किराम की भर्ती हो। ये 145 करोड़ रुपये की जो स्कीम आप बताएं तलवाड़ा डैम से फिल्टर प्लांट का, ये फंड को मंजूर हुए 3 महीना हो गए, टेंडर 3 महीने से निकल ही नहीं रहा। अभी आप मुझे 15 से 20 दिन बाद निकलेंगे, ये तो फिर कमिश्नर नहीं कोई बात सिलसिले में हाँ मेरी जिम्मेदारों से एजेंसियों से बात हुई है, उन्होंने 15 दिन के अंदर टेंडर करने के लिए कहा है। अब टेंडर फाइल करेंगे 15 दिन में। मैंने 15 दिन से 1 महीने की बात रखी है। हमारी कोशिश ये है कि जो काम मंजूर हो चुका है वो जल्द से जल्द ज़मीन पर आए। ज़िले के ताल्लुक से मैं हमेशा असम्बली में इस बात का मुतालबा करता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपको बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा था उसमें महाविकास अघाड़ी के चीफ मिनिस्टर भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और कुछ दीगर मिनिस्टर थे। उनसे मैंने मुतालबा किया था कि मालेगांव को ज़िला बनाया जाए, इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, जिनकी आबादी मालेगांव तालुके से कम है, उनको जो है ज़िला डिक्लेयर किया गया। 2 लाख की आबादी है, 2.5 लाख की आबादी है, ज़िला बना दिया गया। मालेगांव को ज़िला आप नहीं बना रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि आप ज़िला बनाएं। हाउस में भी मैंने ज़िले के ताल्लुक से अपनी आवाज़ बुलंद की थी, तो उस वक्त किसी मिनिस्टर ने ये बात कही थी
मेरी बात पर कि मैंने एक जुमला ये कह दिया था कि मालेगांव मुस्लिम आबादी वाला शहर है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए आप उसे फ़िरका परस्ती कर रहे हैं और नहीं बना रहे। तो किसी मिनिस्टर ने बीच में कहा था कि आप इस तरह की कैसे बात कर रहे हैं। उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, ये जवाब देंगे। और अगर आपको जवाब देना है तो आप मुझे ये बताएं कि मालेगांव शहर अगर फ़िरका परस्ती का शिकार नहीं है तो क्यों अब तक उसको ज़िला नहीं बनाया गया। जिस वक्त 2 लाख की आबादी 1.5 लाख की आबादी रखने वाले तालुके को ज़िला बनाया जा रहा था, तो मालेगांव में तो 7 लाख के करीब आबादी, आप इसको ज़िला क्यों नहीं बना रहे, आप बता दो। तो मेरी कोशिश है, मेरा मुतालबा है और लोगों का भी मुतालबा है, और मेरा ऐसा मानना है कि हर सरकार मालेगांव के साथ अनदेखी करती है और मालेगांव को ज़िला बनाने के सिलसिले में जितनी ज़रूरतें थी वो तकरीबन सभी पूरी हो चुकी हैं। हमारे यहाँ शिक्षण बोर्ड भी आ चुका है, एडिशनल कलेक्टर भी आ चुका है, एडिशनल एसपी भी आ चुका है। इस तरह की जो ज़िले के लिए ज़रूरियात होती है वो सारी ज़रूरत तकरीबन मुहैया है। सरकार ऐलान करे, मालेगांव ज़िला बन जाए। डिप्टी साहब, जो मैनिफेस्टो था जो आपका इंक्लूड था, उसके हिसाब से कितने % आप टारगेट पूरा करते हैं? हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बड़े बड़े नुमाया काम है हम उस सरकार से अभी तक मंजूर नहीं करवा सके, लेकिन ये कि शहर का नाप नक्शा बदले, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के अंदर अच्छे रोड, गटर और बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी में हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। डिप्टी साहब, वो मालेगांव शहर में 100-150 टीचर होगा तरीके से लगे हैं। मालेगांव टीचर, हाँ, और मैं समझता शायद उसका इल्म तुमको भी होना चाहिए। और तुम्हारे एमएलए बनते ही कुछ दिन बाद जब तुम्हारे नकली लेटर लेकर 10,000 टीचर भर्ती का ऑर्डर भी लेकर आएगा, तो इन सब बारे में आप क्या करेंगे? पिछले दिनों आपके बताने पर मैंने इसकी इंक्वायरी की और जो बात आप कह रहे हो तो मेरा लेटर इस्तेमाल किया गया है। उस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मालेगांव वालों के सामने ये बात आएगी कि ये जो हरकत की गई है उनके जिम्मेदारान कौन लोग हैं और इस तरह लेटर से क्या फ़ायदा उठाया गया है। अगर सरकार को माली नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसकी रिकवरी करेगी। मुफ्ती साहब, नुमानी पुल के लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे थे। नुमानी पुल के ताल्लुक से 2 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये का फंड मैंने दिया है। 10 करोड़ रुपया नगर विकास से मैंने मंजूर करवाया था और उसमें जब टेंडर निकला तो टेंडर निकलने के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये के काम ऐसे थे जो हो चुके, तो वो 2.5 करोड़ रुपया मेरा बचा। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने ये 2.5 करोड़ रुपये जो है नुमानी पुल के ताल्लुक से दिया है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपये में ये पुल मुकम्मल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये है कि नगर विकास से मज़ीद फंड मिले, 3.5 करोड़ रुपया और लगेगा और अगर नगर विकास से नहीं मिलता है, नियोजन समिति से मेरी कोशिशें जारी है। मैं अपने पालक मंत्री से मैंने इस सिलसिले में बात की है। ये पुल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए रास्ता है, उनसे भी मेरी बातचीत है। कारपोरेशन में भी मेरी कोशिश है कि तीनों जगहों से कहीं से भी मुझे बकिया जो फंड है वो मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो काम आगे बढ़ेगा। आपके मेनू से गठबंधन आपका बरकरार है या खत्म हो गया? नहीं खत्म हो एक मिनट इस वक्त हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान लेके बैठे हैं वो हमारी 4थे साल की कारकर्दगी है जो शहर की तामीर और तरक्की से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने जो सवाल किया है मैं आपको ये बता दूं कि मैं AIMIM से चुन करके आया हूं और पिछले दिनों महागठबंधन को ले करके लोग हैदराबाद तक गए और उस वक्त पार्टी के ऑल इंडिया हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव ऑब्जर्वर भेजा था और उस वक्त ऑब्जर्वर से जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पार्टी के आदेश पर जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। 4 साल की कारकर्दगी आप बयान करें। पिछले 4 सालों में कई मौका ऐसा आया जब शहर संगीनियों के साए में आया।
किले से वो जुलूस निकला, तीर्थ गया जो है, और गढ़ की यात्रा पे थोड़ा हालात खराब हुए। इस मामले में नुमाइंदगी थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, ऐसा आपके सियासी मुखालिफिन का कहना है, तो आप क्या कहेंगे? सियासी तौर पर हमारे जो मुखालिफिन हैं वो कभी भी मुतमईन नहीं होते। और इस सिलसिले के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, उनकी बीवी ये कहा करती थी कि तुम बड़े वली बनते फिरते हो। वली तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। अभी अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मुझे भी ये करामत अता कर दे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक मरतबा वो बस्ती के बाहर हवा में उड़ते हुए आए, अपने घर के ऊपर उन्होंने कई चक्कर लगाया, कई कावा लगाया। सारी बस्ती देख रही थी। बीवी ने भी घर के सहन में आ करके देखा कोई अल्लाह का वली हवा में परवास कर रहा है। जब चले गए और वो आए वापस घर, तो बीवी कहने लगी कि बड़े वली बने फिरते हो, आज एक अल्लाह वाले को देखा हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा कि तुमने देखा था? बोले हाँ। बोले वो यही नाचिस था। बोले जल्दी तेरे तेरे मुफ्ती साहब, आपके जो साथी थे महागठबंधन के, तो आपके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि बुलंद इकबाल एम्प्लॉयमेंट सेंटर से रोजगार फराहम करना, ये काम अभी शायद बाकी है। नहीं, जमूर ITI नहीं, तो दोबारा शुरू करना। उस एम्प्लॉयमेंट से 2 मरतबा काम किया गया। नासिक से और दीगर शहरों से कंपनियों के जिम्मेदारान आए और मालेगांव में जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी वो लोग वहाँ पहुँचे भी और बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। और जमूर ITI के ताल्लुक से, जमूर ITI के ताल्लुक से तो जमूर हाई स्कूल के जिम्मेदारान आपके बताएंगे। मैनिफेस्टो में लिखा है कि उसको दोबारा शुरू करना। हमारी कोशिश है, हमारे मैनिफेस्टो में जितना काम है हम उसको जल्द से जल्द मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। आपके मैनिफेस्टो के आसिफ एक टीकम लगकर तकरीबन साल भर हो गया। साल भर का आप अरसा बता रहे हो, जो भी है, ठेकेदार अकेला है और 4 रोड जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एक तो मुशावरत चौक से लेकर सुपर मार्केट तक, दूसरा रोड जो है ताज होटल से लेकर के मुमताज़ चौक तक, तीसरा रोड जो है मदरसा मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक, और चौथा रोड जो है रज़ा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक। उसमें से मादी मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक का रोड बन गया और ताज होटल से लेकर के मुमताज़ चौक तक का रोड बना है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। और तीसरे रोड के ताल्लुक से तैयारी जारी है, वो रज़ा चौक से लेकर के इंशाअल्लाह अवाड़ी नाले तक बनेगा और फिर ये चौथा रोड जो है ये आखिर में बनेगा। मुफ्ती साहब, तालीमी मेयार में आपके मैनिफेस्टो में पहला ये था कि प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के दर्जे के मुताबिक बनाया जाएगा। क्या सुहास अन्ना कांदे ने 10 करोड़ रुपया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लाकर उन्होंने कुछ मतलब ऐसा किया है, तो क्या आपकी भी कोई ऐसी तैयारी है प्राइमरी स्कूलों के ताल्लुक? मैंने इस बात का इजहार किया कि हमारी कोशिश थी, लेकिन हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी के तहत वो लोग फंड रिलीज़ करते हैं। AIMIM से होने की वजह से हमारे साथ जो रवैया है वो सौतेला रवैया है, लेकिन ताल्लुकात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और पीछे जो है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे हमने 500 करोड़ रुपये की डिमांड की थी प्राइमरी स्कूलों की तमाम तर ज़रूरियात के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो सका, इसलिए कि सरकार ही गिर चुकी है। अभी जो है नए जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं अगर वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड उसका किया जाएगा, कमरों की कमी होगी तो कमरे बनवाए जाएंगे और उस स्कूल में जो भी ज़रूरतें हैं और सरकार को करके देना चाहिए वो सारा काम हम इंशाअल्लाह करवा के देंगे। आपने कहा कि AIM की वजह से फंड मिलने में तकलीफ होती है, तो क्या अगला चुनाव आप ये पार्टी से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? ये 5 साल पूरा होगा तो इंशाअल्लाह हम फैसला करेंगे। और अभी हर सबील तस्करा ये बात मैं बता दूं कि कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है
और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूँ। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूँ मैं उस पार्टी का वफादार हूँ, मैं उनके साथ हूँ और उनके साथ रहूँगा। जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज़्यादा तकाजा था तो एजाज बेग साहब को ले जाकर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपये का फंड भी दिलवाए। उनके साथ जो लोग हैं वो मालेगांव के वो इस पार्टी का वादी तो उससे ज़्यादा फंड आपसे ज़्यादा फंड वो लेके आए ऐसा वो बोलते हैं। हमारी चाहत है कि अगर वो हमसे ज़्यादा फंड ला सकते हो लाएं ताकि हमारा शहर विकास के रास्ते पे। इस बात का भी गुमान है कि एजाज बेग साहब को आपने मतलब वक्त तक ये वहाँ संभालने के लिए रखा है, तो क्या? अब आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा करके मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाज़ा कर सकते हो। लेकिन क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किया होगा। एजाज बेग तो ऐसा बोलते हैं वो बॉस। हाँ वो है ना उनके बोलने के हिसाब से वो है और ये जुमला कोई भी बोल सकता है। बिग बॉस नहीं बोल सकता।